Hello. So today the topic shall be a very interesting topic, and that is Article 20 Clause 2 double jeopardy. Yes, a very important topic and also a very interesting topic. Here we go. I would like to share my screen with you. Here is my screen. I hope you can see this thing. So let's zoom in. In front of you is 20 Clause 2. This is Article 20 Clause 2. What does it say? क्या कहता है 20 Clause 2? ध्यान से पढ़ें एक बार इसको. ये है 20 Clause 2. Shall we start? Nothing in sub clause A of clause 1 shall affect. Sorry, not the 19 Clause 2. Wait. I was mistaken. This is 20 Clause 2. No person, this is 20 Clause 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. And what we call it? Protection against. This is in this topic. Okay. Protections against conviction for offenses. Conviction for offenses. Double. Protection against double jeopardy. First of all, any of the student, can you tell what is the exact meaning of the word jeopardy? Jeopardy. What exactly is the meaning of jeopardy? Jeopardy शब्द का मतलब क्या है? Jeopardy वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है रिस्क ऑफ कन्विक्शन. जी हाँ, रिस्क. फिर से लिख देता हूं. ठीक, रिस्क ऑफ कन्विक्शन. Risk of conviction. Clear? So this is a jeopardy. तो डबल jeopardy का क्या मतलब हुआ? डबल वर्ड का मतलब है ड्यूअल, यानी दो बार रिस्क ऑफ कन्विक्शन, दो बार रिस्क ऑफ कन्विक्शन नहीं होना चाहिए. क्लियर? और इसी को एग्जैक्टली लॉ में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड. यहां पर एंड वर्ड यूज हो रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसको एक बार प्रोसिक्यूट और पनिश कर दिया, ठीक है, एक ऑफेंस के लिए, उसको फिर से सजा नहीं होगी, फिर से प्रोसिक्यूट भी नहीं होगा, पनिश भी नहीं होगा. समझ लिया? कन्विक्शन का उसका रिस्क सेकंड टाइम उस पर नहीं डाला जा सकता. ओके, और आगे चलते हैं हम. ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, और वो कुछ इस प्रकार से एग्जांपल है कि ये फिल्मी एग्जांपल है. ठीक है, कि हुआ क्या? एक आदमी था, एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन एक किरदार निभा रहा था. ठीक है, और उसमें हुआ क्या? जो विलेन था, विलेन वाज अमरीश पुरी. ठीक है, विलेन ने अमिताभ बच्चन को जो है एक केस में फंसा दिया. ठीक है, अमिताभ बच्चन पर एक क्रिमिनल ट्रायल चला. क्लियर? और उस क्रिमिनल ट्रायल का नतीजा ये निकला कि 14 साल जेल में बिताने पड़े, यानी उम्र कैद की सजा हुई अमिताभ बच्चन को. जब वो 14 इयर्स काट कर बाहर आया, जब उसको रिलीज कर दिया गया, तो उसने उसी विलेन को अलाइव देखा, अपने सामने जिंदा देखा, और उसी विलेन के ऑफेंस में अमिताभ बच्चन को 14 साल की कैद हुई थी. पर ये विलेन तो अभी जिंदा था, यानी अमरीश पुरी जिंदा था.
इसको देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि इसने उसको फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, एक तरबूज की रेडी से एक नाइफ उठाया, ठीक है, और उसको मारने की कोशिश की और कोर्ट में उसी जज के सामने पहुंच गए जिस जज ने उम्र कैद की सजा दी थी, और उसी जज के सामने टेबल पर रिकमिट कर दिया, या कह लो फर्स्ट टाइम कमिट कर दिया अपना वो ऑफेंस। अब वो ऑफेंस कर दिया जिसकी सजा तो वो पहले ही काट आया है। उसने अमिताभ बच्चन ने जो सजा काटी थी वो अमरीश पुरी के विलन के मर्डर की थी, पर सजा खत्म होने के बाद उसने वो मर्डर किया। विल ही बी पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस वंस अगेन? इस मूवी में ये दिखाया गया था। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा फिल्मी एग्जांपल हो गया, ठीक है, और अगर हम लिटरली इंटरप्रेट करें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को तो शायद सजा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन खैर, इस एग्जांपल को हम अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से स्टडी करें तो शायद सजा होने के लिए एक अच्छी मूड प्रोपोजिशन बन सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली 20 क्लॉज 2 के बारे में। वो ये वाली बात नहीं करता जो मैंने एग्जांपल दिया, पर वो इससे जुड़ी हुई बात है कि अगर एक एक्ट किया गया है जो कि लॉ बुक्स में एक ऑफेंस है और उसके लिए उस इंसान को प्रोसिक्यूट कर कर पनिश भी कर दिया गया है, तो जब उसकी पनिशमेंट ओवर हो जाएगी या जब पनिशमेंट व्हेन इज अंडरगोइंग द पनिशमेंट, तो सेकंड टाइम एक बार फिर से उसको उसी यानी कि सेम ऑफेंस के लिए ठीक है, प्रोसिक्यूट एंड पनिश फिर से नहीं किया जाएगा। प्रोसिक्यूट एंड पनिश फिर से नहीं किया जाएगा। ये कहानी कहां से आती है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है और इसका मैक्सिम क्या है? ठीक है, ये ड्रॉइट वेट फ्रांस की एक थ्योरी, पहले ये बताना चाहूंगा। ऑट्रेफॉइस एक्विट और ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट, ये दो थ्योरीज हैं फ्रांस की। तो यहां से ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट से ये जन्म लेता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। क्लियर? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 is based on Otterfoy's convict. Clear? What is the meaning of Otterfoy's convict? इसका मतलब है कि conviction for the same offense, एक ही ऑफेंस के लिए कन्विक्शन अगर एक बार हो गई तो फिर से नहीं होगी। नो, there is no scope of conviction once again for the same offense if once one is convicted. और ऑट्रोफाइस एक्विट कहता है अगर एक बार एक्विटल हो गया, एक्विटल यानी बाइज्जत बरी करना, कन्विक्शन यानी कि एक बार ये यानी किसी को दोषी करार देना। अगर किसी का एक बार एक्विटल हो गया, वंस एन एक्विटल ऑलवेज एन एक्विटल। क्लियर? तो हमारी जो सेकंड थ्योरी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, ऑट्रोफाइस कन्विक्ट पर आधारित है 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर ऑट्रोफाइस एक्विट इसमें कवर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से पढ़ें, ये जो इसके वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें। नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, एंड वर्ड यूज हो रहा है, जिसको एक बार प्रोसिक्यूट और पनिश एक बार कर दिया तो दोबारा से प्रोसिक्यूट एंड पनिश दोबारा नहीं होगा। एंड की वजह से यहां पर ऑट्रोफाइस एक्विट कवर नहीं हो रहा। इसको अगर हम इंटरप्रेट करें
एंड वर्ड पर ध्यान देना कि जिसको एक बार प्रोसिक्यूट पनिश कर दिया उसको फिर से प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं कर सकते, यानी जिसको एक बार प्रोसिक्यूट एंड एक्विट कर दिया उसको कर सकते हैं, इसका ये मतलब निकला। इसी कारण से इस कमी को दूर किया लॉ मेकर्स ने, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हुए इस ओर ध्यान नहीं गया था, तभी हमने इस कमी को दूर किया। और कैसे किया? 1973 में। मैं आपसे पूछता हूं, कोई मुझे बताएगा 1973 में किस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस कमी को पूरा किया गया? टेल मी, कौन सा लॉ बनाया गया और उस लॉ में सेक्शन 300 में इस कमी को दूर किया गया? एक्ट का नाम बताएंगे आप? सेक्शन 300। सेक्शन 300 है उस लॉ का ये। एनीबडी? इस लॉ के सेक्शन 300 के द्वारा, अब मैंने तो ईयर भी बता दिया कि ईयर 1973। CRPC सर। यस, दिस इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ criminal procedure of criminal procedure 1973। अब एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के? A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted, यहां पर वर्ड यूज कर दिए either convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, यानी जब तक वो conviction or acquittal set aside नहीं हुई है, not be liable to be tried again for the same offense nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 dash dash dash। समझ में आया? दूसरी चीज, यहाँ पर जो मैक्सिम है, ठीक है, ये किस मैक्सिम पर आधारित है वो लिखिए, नोट्स लिखते जाइए। ये समझ में आ गया ना कि ऑटरफॉइस एक्विट को कवर किया सेक्शन 300 ने। अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको मैक्सिम के बारे में। कौन सा मैक्सिम है? अंडर लिखिए, द मैक्सिम इज 20 clause 2 is based on the maxim of nemo debet vis vixari। इसका क्या मतलब है? यानी कि इट मीन्स no man should be put twice in peril, no man should be put twice in peril for the same offense। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको विस की जगह बिस भी मिलेगा, हार्डली मैटर्स, क्योंकि जो इसको प्रोनाउंस किया जाता है उससे विस या फिर बिस BIS कुछ भी बन जाता है। क्लियर? ओके। अब पैरेलल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एनीबॉडी? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरेलल? ये देखिए, अगर हम पैरेलल को यहां लिखते हैं, दिस इज पैरेलल, PERIL, पैरेलल मीनिंग, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। सो पैरेलल इज नथिंग एल्स बट इट इज अ सिनोनिम ऑफ जियोपार्डी। ओके, तो डबल जियोपार्डी में जो जियोपार्डी वर्ड यूज हुआ उसी का मतलब वो क्या है? वो पैरेलल। समझ में आ गया? पैरेलल और जियोपार्डी
सेम मीनिंग कैरी करते हैं। पूछे, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी ने? Sir, what is a maxim? ये मैक्सिम है, नेवर डेबिट विस विक्सारी कि nobody shall be put to peril twice। नहीं सर, I'm asking what is, अच्छा, मतलब मैक्सिम, maxim होता क्या है? मैक्सिम होता क्या है? इसको हम लीगल मैक्सिम्स भी कहते हैं। ये लेटिन लैंग्वेज से पैदा हुए होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश जहां से बनी थी। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। ये देखो गूगल क्या बोलता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैक्सिम। ये देखो मैक्सिम मीनिंग, ठीक है जी, अ शॉर्ट pithy statement expressing a general truth or rule of conduct। ठीक है, यानी कुछ रूल्स एक छोटी सी स्टेटमेंट में जो लिखे होते हैं वो मैक्सिम बन जाते हैं, ठीक है। और जनरल ट्रुथ, फंडामेंटल प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मदर्स फेवरेट, ठीक है जी। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब ये एक, जब तक आपके पास एक चीज आ ना जाए तब तक आप उसे अपना काउंट ना करें, ये भी एक मैक्सिम है। तो लीगल मैक्सिम्स क्या हैं? ठीक है, पुरानी कहावतों से निकले हुए रूल्स यानी सिद्धांत। तो मैक्सिम को आप सिद्धांत कह सकते हैं, स्टेटमेंट कंटेनिंग अ प्रिंसिपल, ओके, रूल्स, ओके। तो ये वो भाषा है जो ओल्ड इंग्लिश से पहले जो चलती थी, ठीक है, ये लेटिन लैंग्वेज। और आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट इज दिस थिंग, ठीक है। अब वर्ड यूज हो रहा है ऑफेंस। ऑफेंस वर्ड का क्या मतलब समझा जाए, ठीक है। जो कुछ ऑफेंस वर्ड डिफाइंड है दो जगह, एक तो वो डिफाइंड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जी हाँ, सीआरपीसी में सेक्शन 2 में, सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 में, शायद 2O है, जिसमें ये 2O या 2 का कोई पार्ट है, शायद 2 में डिफाइंड है सीआरपीसी के। और सेक्शन 40 और सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी डिफाइंड है क्या, कि क्या होता है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 40 आईपीसी, ठीक है। जो कुछ भी लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, हालांकि एक जनरल क्लॉजेज एक्ट भी है, एक जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये भी एक लॉ पास हुआ है, इसमें भी वर्ड ऑफेंस डिफाइंड है कि लॉ ने जिसको प्रोहिबिट कर दिया, व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज एन ऑफेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लॉ जो है इट इज 2N नॉट 2O, क्योंकि O ऑफिसर इंचार्ज था। ये सेक्शन 2O ऑफ 2N ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है। 2O टॉक्स अबाउट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी SHO। जो SHO होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ PS यानी पुलिस स्टेशन, उसकी डेफिनेशन है 2O में। और 2N में डेफिनेशन है वर्ड ऑफेंस की ऑफ सीआरपीसी, और आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइंड है वर्ड ऑफेंस। क्लियर? तो यहाँ पर जो हम बेयर एक्ट को देखते हैं वहां पे भी ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, कि एक ही ऑफेंस। क्लियर? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि जो एक कार्य किया, यानी जो एक एक्ट किया, कई बार एक ही एक्ट 2 ऑफेंसेस बन जाते हैं। लॉ नंबर 1 के तहत ये है ऑफेंस, ये है ऑफेंस X, और लॉ नंबर 2 के तहत ये है ऑफेंस Y। तो उसे ऑफेंस X के तहत अगर सजा मिल गई तो क्या उसको ऑफेंस Y के तहत दोबारा सजा मिलेगी? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यस मिलेगी, लेकिन अगर हम सीआरपीसी के अंदर जाते हैं तो नहीं मिलेगी।
क्योंकि सेक्शन 300 में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, कहते हैं जो उस समय चार्ज लगाया जा सकता था पर नहीं लगाया, वो चार्ज दोबारा नहीं लगेगा। समझ में आया? एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात भी ओपन कर रखी थी, जिस कमी को दूर किया किसमें? सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर? ओके। और क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को, ये केवल बेसिक प्रिंसिपल्स को अंडरलाई करता है, और उन बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम लॉ बनाते हैं, और डिटेल्ड प्रिंसिपल्स को जो है वो हम सेट करते हैं। समझ में आया? तो इस कारण से ऐसा होता है कि लाइन दिखा दी कॉन्स्टिट्यूशन ने और उसको अमली जामा पहनाया, यानी कि जो इफेक्ट में लेके आया वो लेकर आया क्या? हमारा सीआरपीसी। और आगे चलते हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, और हम इसे यहां से लेते हैं, जियोपार्डी। हियर कम्स no double jeopardy. Clear? No person shall be prosecuted and punished for same offense more than once. Okay, I hope आप इसे देख पा रहे हैं। Next, ये देखिए, the protection against double jeopardy is available only in, ये बहुत important point आया, it is available only in proceedings before a court of law or a judicial tribunal। यानी अगर फर्स्ट प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स थी, समझिए एक इंसान ने क्या किया, चलो इसको अभी एग्जांपल देके बताता हूँ। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये हुआ क्या, कहानी क्या थी? एक इंसान था, he was a civil servant, एक हाई रैंक सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर था, जो कि मैरिड था। मैरिज के बाद उसका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ, आईएएस का एग्जाम क्लियर हुआ, एंड ही बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। और फिर उसके बाद डीएम एसडीएम कुछ भी लगा, और उसके बाद उसने बाइगेमी का ऑफेंस किया और एक और लड़की से शादी कर ली। क्लियर? he was punished for the offense of bigamy, ठीक है, under Indian Penal Code 1860, and when the punishment was over, he wanted to resume to his service, ठीक है, but he was not allowed to resume। उसको पहले ही दिन एक लेटर थमा दिया गया, लेटर ऑफ डिसमिसल। उसने कहा जब एक बार मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है, जब एक बार मुझे पनिशमेंट मिल गई है फॉर द ऑफेंस दैट आई हैव कमिटेड, व्हाई एम आई पुट टू पेरिल वंस अगेन, व्हाई एम आई पनिश्ड ट्वाइस। ठीक है। तो इसका जवाब ये दिया गया कि ये जो सेकंड टाइम किया जा रहा है आपके साथ, ये तो किसी भी प्रकार की पनिशमेंट है ही नहीं, क्योंकि अब इसे फिर आपको डिसमिस क्यों किया जा रहा है? ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक डिपार्टमेंटल एक्शन है आपके खिलाफ। इट इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर? क्योंकि जो एक सिविल सर्वेंट होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है खास करके, उससे हम एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए, खास करके अपने एरिया के लिए तो जरूर एक रोल मॉडल होता है। अगर वही इस प्रकार के ऑफेंसेस करेगा तो हरगिज भी वो अपने एरिया को एक रोल मॉडल नहीं बन के दिखा सकता और सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर सकता, और ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इस कारण से आपको डिसमिस कर दिया जाता है, और क्योंकि अब आप एलिजिबल नहीं रहे ऐसी सीट के लिए।
ठीक है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको राइटफुल ठहराया, इसको लीगली सही ठहराया कि बिल्कुल सही हुआ, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और ये क्या है? ये है प्रोटेक्शन, ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी हाँ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन? खुद को नुकसान पहुंचा देना, ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचाना, यानी कि सेल्फ हार्म, ठीक है, जो आपको खुद को ही एक्यूज कर बना दे, वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है। क्लियर? तो क्या कहता है हमारा बेयर एक्ट इसके बारे में? अब आप वो देखिए। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। एक इंसान को खुद उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए, विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्लियर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है, और इसकी जो आगे इसको जो एक्सप्लेन किया गया वो कहां कहां किया गया। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 25 है, वो ये कहता है कि पुलिस को अगर आपने कन्फेस कर भी लिया कि हाँ आपने कोई एक क्राइम को कमिट किया है, तब भी पुलिस को दिया गया कन्फेशन एक सबूत नहीं होता। समझ में आया? सो इस प्रकार के जो एविडेंसेस होते हैं वो इनएडमिसिबल होते हैं, नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। और यही नहीं, ठीक है, हमारे सेक्शन 162 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी यही दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। ठीक है, क्या लिखा है समझिए। सेक्शन 160 में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आपको कॉल कर सकता है, और सेक्शन 161 में वो आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, और 162 ये कहता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी बयान, पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस नहीं होता है। ना सिर्फ इतना, ये भी कहता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपको एक्सपोज कर देगा टू सम पनिशमेंट, जिसकी वजह से फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर आपका जो पैसा पहले से दिया गया है, ठीक है, कोर्ट में जमा कराया है, वो पैसा फॉरफीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेल्फ हार्मिंग होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप चाहे तो उस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो साइलेंट भी रह सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो हमारा बेयर एक्ट है वो बड़ी बेसिक बात कहता है कि नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। लेकिन इसके जो डिटेल्ड रूल्स हैं वो हमें दिए गए हैं किसमें? इसके बाद जो इनैक्टमेंट्स हुई, जैसे ये इस समय, और 162 ये भी कहता है कि जब भी आपको इंटेरोगेट किया जाएगा, यानी जब पुलिस 161 के बयान, सेक्शन 161 की स्टेटमेंट लेगी, तो उससे पहले पुलिस की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपको इन्फॉर्म करे 162 के तहत कि आपकी मिरंडाइजिंग करे।
वर्ड देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मिरंडाइजिंग करे, सॉरी ये वर्ड थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा मुझे, मिरंडाइजिंग करे। अब मिरंडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मिरांडा वार्निंग देनी पड़ेगी। व्हाट एग्जैक्टली इज मिरांडा वार्निंग? मिरांडा वार्निंग, मिरांडा वार्निंग का जो जन्म हुआ था वो एक केस से हुआ था जो यूएसए का केस था, और केस का नाम था मिरांडा वर्सेस स्टेट ऑफ एरिजोना, स्टेट ऑफ एरिजोना, जिसमें कुछ ब्लैक पीपल को पुलिस ने अरेस्ट किया एक व्हाइट वुमेन के साथ रेप कमिट करने के लिए, और उनके जो बयान लिए, उनसे जो कुछ भी पूछा, उसके बेस पर उनको सजा सुनाई गई थी। क्लियर? बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने जो बयान दिए थे उन बयानों में उन्हें चुप रहने का अधिकार था, चाहे तो वो सब कुछ वो ना भी बोलते, मगर उनको ये रूल्स बताए ही नहीं गए थे। वहां से रूल बने कि कभी किसी को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इंटेरोगेशन से पहले पुलिस को खुद मिरंडाइजिंग करनी होगी, यानी मिरांडा वार्निंग देनी होगी। ठीक है, यानी बताना पड़ेगा कि आप चाहे तो उस क्वेश्चन को लेकर चुप रह सकते हैं जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एक्सपोज कर दे, ठीक है, टू अ पनिशमेंट। ठीक है जी, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताना चाहूंगा। वो क्या थे? चलो अभी हम इतना ही करें, वेट। Sir, you said, हाँ जी, पूछे, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? sir, sir, you said that प्लीज बी लाउड, a person. Sir, लाउड। you said that a person. Sir, is it audible यस, now? क्या नाम है Sir, बच्चे you आपका? said that. Sir, Vanchika. बोलिए। Sir, I wanted to ask that you said that a person can deny to a question and he cannot answer if it directly exposes him. And sir, so if it happens, so the person can also say it in all the questions. They're like, I won't be answering this. I won't be answering this. So he can only answer one or two questions. So how would the police know समझिए, that is he saying the truth or not? अभी समझा देता हूँ। हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में ये लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर आप उसका फॉल्स आंसर देते हो तो वो एक ऑफेंस है, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर पता है बट यू डोंट आंसर, आप आंसर नहीं देते हो, तो वो भी एक ऑफेंस है। मगर ये भी लिख रखा है साथ साथ कि अगर पुलिस कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो डायरेक्टली, जिसका मतलब बनता है कि आपको कन्फेस करना पड़ेगा, उसका आंसर आप नहीं भी देते तो वो ऑफेंस नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक मर्डर हुआ, ठीक है, किसका मर्डर हुआ? एक्स डाइट, क्लियर, और वाई को अरेस्ट किया गया, इंटेरोगेट किया गया। कितने बजे मर्डर हुआ? 5 सितंबर को मर्डर हुआ, 5 PM मर्डर हुआ। ठीक है, तो वाई को अरेस्ट किया गया और उसको इंटेरोगेट किया गया, उसको क्वेश्चनिंग की गई अंडर सेक्शन 161। पुलिस ने पहला क्वेश्चन उससे पूछा, हैव यू कमिटेड दिस मर्डर? क्या तुमने ये मर्डर किया है? और वो आदमी कहता है, आई वुड लाइक टू रिमेन साइलेंट, मैं इस प्रकार के जवाब आपको देने के लिए बाध्य मजबूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आया कि 5 सितंबर को एट 5 PM आप कहां थे? नाउ दिस मैन इज बाउंड टू गिव द आंसर, उसको जवाब देना पड़ेगा 5 सितंबर को शाम को 5 बजे वो कहां था। समझ में आया? अगर इस जवाब को देने से वो मना करता है तो ये एक ऑफेंस कहलाएगा।
और उसने मान लो सच में मर्डर किया था, ठीक है, उसने सच में मर्डर किया था और उसने पुलिस को बता दिया यस आई कमिटेड मर्डर, और उन्होंने एक पेपर पर ये लिखवाया और उसके ऊपर साइन भी ले लिए उसके, ठीक है, तो क्या इस पेपर के आधार पर उसको सजा मिल सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 161 की जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर तो सिग्नेचर ही नहीं होते उस इंसान के जिसके बयान लिए जा रहे हैं। क्लियर? सो स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 CRPC आर नॉट साइंड बाय द पर्सन मेकिंग दोज स्टेटमेंट्स। वंशिका, पॉइंट क्लियर हो गया? किस क्वेश्चन का आंसर Yes, sir. वो चाहे तो ना दे, किसका देना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 उसको डायरेक्टली एक्सपोज कर रहा था टू अ पनिशमेंट, पर